चलो देखो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, या अभी भी देख लेते हैं हम। इस तरह से क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है, नाउ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ ट्रेन और ही इज ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन। उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देखो, उसके बाद जो अपना रेगुलर टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कोई पर्सन इज इन अ ट्रेन। वन सेकेंड। क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई लड़का है, अ बॉय इज इन अ ट्रेन एंड ही थ्रोज अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ही थ्रोज अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये ट्रेन हो गई। नाउ दिस ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज ध्यान रखना आप, अदरवाइज एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाएगा और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से, ट्रेन है। दिस ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। in a first case in a first case he is a observer, and this observer is standing on a ground. ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना जितने, और आई थिंक आप सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ऐसी है, सोचने वाली चीजें हैं। कि ये ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। एक लड़का है, अ बॉय, एंड दिस बॉय थ्रोज। नहीं, अभी कुछ कंडीशन नहीं ले रहे हम, हमने तो कह दिया यूनिफॉर्म मोशन है। कोई भी स्पीड हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो, ठीक है। वैल्यूज मत डालो अभी, अभी कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। वैल्यूज मत लो अभी कुछ भी। तो अगर ये लड़का बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, ठीक है, इफ दिस बॉय विल थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्वेश्चन ये है कि वापस जब बॉल नीचे आएगी, तो बॉल जो है इस लड़के के आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, या इसके हाथ में गिरेगी। ये आंसर करना है। तो पहले तो आप लोग आंसर करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये ध्यान रखना, द बॉल एंड अ बॉय इज अ ऑब्जेक्ट। बॉल एंड अ बॉय इज अ ऑब्जेक्ट। दिस पर्सन इज अ ऑब्जर्वर। दिस पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड इज अ ऑब्जर्वर. So the frame of reference for these objects is moving, and a frame of reference for this observer is in a rest. ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज ये बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेन चल रही है, इस लड़के ने इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करा, तो ये बॉल इसके आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, या हाथ में गिरेगी। ठीक है, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे आया। इन हैंड ओके। रिमझिम का भी आंसर है हैंड, साहिल ने भी लिखा इन हैंड। और बेटा अंशिका, इन हैंड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो काफी बच्चों ने आंसर कर रहे हैं इन हैंड। ओके, इन हैंड। तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्कशन मोड में लेके आता हूँ, है ना, डिस्कशन मोड में। अभी ऑब्वियसली आपने सोचा और इस हिसाब से आंसर कर रहे हो आप। अगर हम ये लें कि ये तो एक्स एक्सिस है, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में जो बॉय है, बॉय का मोशन किस किस एक्सिस में हो रहा है, और बॉल का मोशन किस किस एक्सिस में हो रहा है, ये बताओ मुझे। और ऑब्जर्वर ये है आपका ग्राउंड में जो खड़ा है। ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड में। तो आपको बताना है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इस केस में जो लड़का है, लड़के का मोशन तो किस किस एक्सिस पे हो रहा है, एक्स पे या वाई पे। और जो बॉल है उसका मोशन कहाँ हो रहा है, एक्स या वाई पे, बोलो। बॉय का हो रहा है एक्स एक्सिस पर, और बॉल का हो रहा है वाई एक्सिस पर। रिमझिम ने आंसर करा है, वेरी गुड रिमझिम। मान्य ने करा है कि बॉल का हो रहा है वाई एक्सिस पे। ओके 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 ओके। अब देखो मैं आपको, ठीक है, ठीक है। देखो आप ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ। आप वैसे अगर थोड़ा जनरल आप एनालाइज करो, तो बॉय जो हो रहा है उसका मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस पर, और जो बॉल है उसका एक्सिस हो रहा है वाई एक्सिस पर। बिल्कुल सही है, आप जहां तक आपने सोचा है। पर आप ये बताओ, जब ये इसको थ्रो करेगा, when he throws this ball with some initial velocity in upward direction, तो क्या उसको हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी नहीं मिलेगी बॉल को, क्योंकि पर्सन भी तो मूव हो रहा है ना एक्स एक्सिस पे।
So because this person is moving on a x-axis with this uniform motion, ये मान लो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है u1, और जो ऊपर की थ्रो थ्रो क्या है वो यूनिफॉर्म वो मोशन था u2। तो ये जो बॉल होगी, ये जो पर्सन है, ये पर्सन तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है u1 से, और इसने इस बॉल को फेंका u2 से। तो जब इस बॉल को ये फेंक रहा था ऊपर की तरफ, तब ये खुद भी तो u1 वेलोसिटी से चल रहा था, नहीं चल रहा था? समझ में आ रही है बात? और ये जो u1 वेलोसिटी है ये कहां पर मिलेगी इस बॉल को? एक्स एक्सिस पर। समझ में आ रही है? देखो इधर, दिस बॉय इज ऑल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी u1, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u1 से ये बॉय भी तो चल रहा है ट्रेन के साथ। अब अगर ये लड़का इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है u2 वेलोसिटी से, तो इस बॉल के पास u2 वेलोसिटी तो है ही सही ऊपर की तरफ, साथ साथ में ये u1 वेलोसिटी भी तो है जिससे कि वो लड़का चल रहा था, यानी वो लड़का ट्रेन के साथ जा रहा है। अंशिका, समझ में आ रही है बात? तो ये जो बॉल है इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी तो y एक्सिस पे होगी जो कि u एक्स एक्स, एक वेलोसिटी तो उसकी y एक्सिस पर होगी जो कि आपने क्या बोली है u2 है, और एक वेलोसिटी उसकी होगी u1 वेलोसिटी जिससे कि वो लड़का खुद चल रहा है ट्रेन के अंदर। दिस बॉय इज इन अ मोशन विद इन अ ट्रेन। सो इन दिस केस व्हेन द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, in this case when the observer is standing outside, in that case the boy is moving with a velocity u1, and when the ball is thrown upward, then this ball is having the two velocities. One velocity is in a horizontal direction because of this train velocity, and second velocity is in a vertical direction because this boy throws that ball in a vertical direction. Now because of these two velocities, this ball will go in upward direction, and this ball will also travel the distance horizontally also. t टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर ये बॉय जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा u1 वेलोसिटी से, t टाइम के अंदर उतनी ही डिस्टेंस ये u1 जो बॉल है ये भी ट्रेवल करेगी। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? तो ये देखो, ये बॉल को हमने, मान लो ये बॉल को मैंने फेंका, ध्यान से देखना, ये बॉल को मैंने फेंका u1 u2 वेलोसिटी से ऊपर, ठीक है? तो यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लगेगा बोलो? ये तो पढ़ा हुआ है आपने। अगर u2 वेलोसिटी से मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूं, तो ऊपर तक, जो मैं पूछ रहा हूं पहले वाला आंसर बताओ, पहले ये आंसर बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। इस बॉल को ऊपर फेंका तो ये बॉल ऊपर गई और ऊपर जाके वापस नीचे आई, ठीक है? तो कितना टाइम लगेगा बोलो? ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने। बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, बोलो कितना टाइम लगेगा? करो सॉल्व, बताओ। ये तो भाई पढ़ रखा है आपने ये वाला केस, अभी ऊपर वाली बात भूल जाओ। ये बताओ आप तो मेरे को, इस बॉल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा अगर इसको मैं u1 u2 वेलोसिटी से फेंकू तो? सॉल्व करके बताओ। पढ़ा है ना आपने मोशन अंडर ग्रेविटी? ये तो आपकी बिल्कुल जबान पे होना चाहिए यार। ये तो आपको बिल्कुल, अभी अगर आप लोग ढंग से स्टडी कर रहे हो तो ये तो आपके वर्ड्स पे होना चाहिए, एकदम आंसर कर देना चाहिए आपको। कितने आएगी? ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा इसको? u2 बाय जी, कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी, कैपिटल जी मत लिखो, कैपिटल जी तो कुछ और ही हो जाएगा फिर। कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी लिखो। अंशिका और लिखो बच्चों, और बाकी स्टूडेंट लिखो यार, ये सही नहीं है। आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हो इसका मतलब, ये तो आपको वर्ड्स पे होना चाहिए। हाँ, तो यहां से लेके ऊपर तक जाने में, इसको ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? u2 बाय जी। और ऊपर से वापस नीचे आने में कितना हो जाएगा? ये 2u2 बाय जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा ना, ठीक है? नाउ ये बताओ मुझे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय इन टाइम टी। अब ये बात समझ में आ गई सबको?
ऊपर जाने में लगेगा u2/g और वापस नीचे आने में भी लगेगा u2/g। तो टोटल कितना हो गया 2u2/g। सिखाया था ना आप लोगों को सबको। ओके लिखो ध्यान से। अब आपने क्वेश्चन करा है तो आंसर देखो उसका। ये हो गई बात। यानी इस टी टाइम में ये बॉल जो है ऊपर जाके नीचे आ जाती है। समझ में आ रहा है? इस टी टाइम में ये बॉल यहां तक जाती है ऊपर तक और ऊपर जाके वापस नीचे आ जाती है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि टी टाइम में ये जो बॉय है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा अगर u1 वेलोसिटी से चल रहा है ये। अगर u1 स्पीड से चल रहा है मान लो, अगर ये लड़का u1 स्पीड से चल रहा है क्योंकि ट्रेन भी u1 स्पीड से चल रही है, तो अगर ये u1 स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ हर्षित ने करा u1t। और करो आंसर करो। और बच्चे आंसर करो। ये जो टी टाइम है, जिस टी टाइम में ये बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आ गई, ठीक है, तो इस टी टाइम में इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी हॉरिजॉन्टल। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाया आपने। फॉर्मूला बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u1 इंटू टाइम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ वेरी गुड। अब ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इन टाइम टी। टी टाइम में बॉल ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी है बताओ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आप u1 लोगे या u2 लोगे ये बताओ। अगर मैं बॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए u1 लोगे कि u2 लोगे बॉल के लिए। u1 लोगे ना भाई, u2 तो आप ले ही नहीं सकते, u2 तो वर्टिकल है। तो ऑलरेडी आपको u1 ही लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो बॉल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बताओ। बॉल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बोलो। बॉल कितनी करेगी डिस्टेंस ट्रेवल बोलो। सब लोग सॉल्व कर सकते हो आप, थोड़ा सा सोचना है, कुछ नहीं है और। u1 इंटू टी। समझ में आ रही है बात? तो जरा यहाँ दोनों चीजें देखो आप। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आज बॉय और बॉल वो तो सेम है। तो बॉल कहाँ आके गिरेगी बोलो। बॉल कहाँ आके गिरेगी बताओ। बॉल कहाँ आके गिरेगी भाई? उसके हाथ में गिरेगी, आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी? हाथ में गिरेगी ना। अब किसी को डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है? हाँ समझ में आया नहीं आया? अच्छा। आप मुझे ये बताओ, आ गया यहाँ तक आ गया? चलो आपने क्वेश्चन करा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने में, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने में मुझे इतना मजा नहीं आता जितना क्वेश्चन डिस्कस करने में आता है। यहाँ तक हो गया? ये सबको समझ में आ गया? ओके। ये बताओ कि अगर ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसको ये बॉल जो है उसका मोशन कैसा दिखेगा? वर्टिकल मोशन दिखेगा या प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा? कोई पर्सन जो बाहर खड़ा हुआ है ट्रेन के, उसको इस बॉल का मोशन एक्स और वाई एक्सिस में दिखेगा या ओनली वाई एक्सिस में दिखेगा ये बताओ। चलो। हाँ चलो प्रोजेक्टाइल भी मैं सीन से हटा देता हूं। मैं आपसे बड़ा सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ सारे बच्चों से, कि जो पर्सन यहाँ खड़ा है उसको ये बॉल एक्स और वाई एक्सिस में दिखेगी या ओनली वाई एक्सिस में दिखेगी बोलो। हर्षित एक्स एंड वाई बोथ, महक वाई एक्सिस, अंशिका, साहिल ने एक्स एंड वाई, रिमझिम ने बोला वाई। अच्छा। अच्छा वाई वाई। चलो। कई लोगों ने एक्स एंड वाई भी बोला है। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, इधर देखो। देखो बेटा, टी टाइम क्या है? जब ये ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि टी टाइम लेता हूं जब ये ऊपर गया, ठीक है, जब ये खाली ऊपर गया, तो अगर ये यहां से लेके ए से लेके बी तक गया और ए से लेके बी तक जाने में उसको टाइम लगा ए बी, तो ये कितना आएगा बोलो। इस बॉल को ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा सब बता सकते हो? ये तो कितना आएगा u2/g। u2/g हो गया ना।
तो इसने y एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी और साथ साथ में u1 वेलोसिटी से x पर भी तो ट्रेवल करी। तो अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है तो उसके लिए ये बॉल y एक्सिस में भी ट्रेवल करेगी और x एक्सिस में भी ट्रेवल करेगी। y एक्सिस में ट्रेवल करेगी विद वेलोसिटी u2 और x एक्सिस में ट्रेवल करेगी विद वेलोसिटी u1। तो ये जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए ये जो बॉल है उसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। समझ में आया सबको? उसके लिए जो पर्सन बाहर खड़ा है उसके लिए इस बॉल का मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्योंकि हाँ बेटा आराम से कर सकते हैं। देखो आप इधर देखो, मैं आपके लिए दोबारा सॉल्व करता हूं। देखो ए से बी तक जाने में, इस बॉल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, u2/g। ये तो हो गया इसका वर्टिकल मोशन, बॉल का वर्टिकल मोशन हो गया। और इतने ही टाइम में जो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो एक्स ए बी, वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो u2 इंटू टी ए बी। तो ये तो इसकी हो गई वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लोगे और टाइम वही ले लो टी ए बी। अब आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा अंशिका? अगर ये ए से बी तक जाने में जो टाइम है इसको कितना लगता है, u2/g, ठीक है। तो वर्टिकल में कितना टी, यानी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा वो टी ए बी टाइम में, तो u2 इंटू टी ए बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है अंशिका? और उतने ही टाइम में एक्स पे कितना चल लेगा, u1 वेलोसिटी से u1 इंटू टी ए बी। यानी ये हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है और वर्टिकल में भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है तो उसके लिए जो ये बॉल है, बॉल तो कैसा मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स और वाई दोनों में। और ये जो पर्सन है ये कौन सा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन विद द वेलोसिटी u1। अब मुझे बताओ कि अगर ये ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर है ये ट्रेन के अंदर हो, अगर ये ऑब्जर्वर ट्रेन, ध्यान से सुनना, अगर ये ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है तो बॉल कैसा मोशन करेगी, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, बोलो। अगर ये पर्सन ट्रेन के अंदर है तो बॉल एक्स पे मोशन करेगी या वाई पे, वाई पे करेगी, वेरी गुड, वाई पे करेगी। और पता है क्यों करेगी, क्यों आपको ऐसा क्यों दिखेगा, आपको इसलिए ऐसा दिखेगा, बस बस साहिल हो गया, दिख गया मुझे वाई है, इतने सारे वाई मत करो, औरों का दिखेगा ही नहीं मुझे, औरों के आंसर भी सबके देखने ना, ठीक है। तो होता क्या है इस केस में, अच्छा ये बताओ कि इस ऑब्जर्वर के लिए ये लड़का कैसा मोशन कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है अंदर, इसके लिए इस लड़के का कैसा मोशन हो रहा है, इस बॉय का, बोलो। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, अदिति, आकिफ, चेतन, तनिष्क, हर्षित। हाँ हो गया हर्षित, तो बस औरों को लिखने दो, साहिल। समझ में आ गया? अगर आपको ये पेज समझ में आ गया ना तो आपको बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई है मैकेनिक्स की। समझ में आया? आप में से जितने बच्चे हो, जितने आप स्टूडेंट हो, उनको अगर ऑनेस्टली ये चीज समझ में आ रही है जो इस पेज पे मैंने अभी करा है, तो आपको रियली में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, जिससे आप, कई बार हम क्वेश्चन को रट के आंसर निकाल लेते हैं, पर ये जो है यहाँ पर इस पेज पे दिखाया हुआ है ये आपको है कॉन्सेप्ट। और इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को सीखना, ना कि सॉल्यूशन को सीखना। ठीक है, सबको समझ में आ गया तो ओके कर दो एक बार, सबको समझ में आ गया तो ओके कर दो। और ठीक है, और आई थिंक आपसे अब कोई कैसा भी क्वेश्चन बना ले आप सॉल्व कर लोगे आराम से, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है उस पे आ जाते हैं, है ना। आया भाई हर्षित, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अब जितना टाइम बचा है उसमें हम देखते हैं, ट्राई, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक।
Now let's see here. See here that there is two bodies. One body is A, another body is B. Mass of body A is 50 kilogram. Mass of body B is 100 kilogram. Now the same force is applied on both the bodies. Now my question is, which body attains the more speed, body A or body B? क्वेश्चन ये है कि दो बॉडी है ए और बी, मास दिया हुआ है 50 ग्राम 100 ग्राम, आपको बताना है कि सेम फोर्स लगाने पर कौन सी जो बॉडी है उसमें स्पीड ज्यादा होगी, ए बॉडी में या बी बॉडी में। ठीक है, सबने ए लिख दिया। ठीक है भाई, क्यों होगी अब ये बता दो जरा, क्यों होगी ये बताओ, वाई? वाई? लेस मास, अदिति का आंसर है लेस मास। इट हैज लेस मास, ओके, लेस मास, ओके। कल कुछ पढ़ा था कि अपन ने रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया, कल कुछ ऐसा टॉपिक स्टडी करा था कि मास एंड इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। तो कुछ इनर्शिया से रिलेटेड बताओ, इनर्शिया से रिलेटेड बताओ, किसका इनर्शिया ज्यादा है हुआ, किसका कम है। तो this body A has less inertia. Now because of less inertia it will oppose less to the change of state. ध्यान से सुनना, this body A has less inertia because of less mass, so that it will oppose less to the change of its state, and so that it will come in motion early as compared to body B. समझ में आ गया? बॉडी ए का मास कम है, मास कम होने से इसका इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया कम होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस टू चेंज भी कम होगा, और रेजिस्टेंस टू चेंज कम होने की वजह से ये जल्दी मोशन में आ जाएगी एज कंपेयर टू बॉडी बी। ठीक है, सो आई कैन से दैट द बॉडी ए हैज मोर स्पीड फॉर द सेम फोर्स एज कंपेयर टू बॉडी बी। तो यानी कि अगर मास कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी? इफ मास इज लेस देन स्पीड इज मोर। यही हुआ ना बात? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो इधर, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? देखना, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्यों भाई, कितने लोग एग्री करते हो, कितने स्टूडेंट एग्री करते हो इस बात से? मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मास अगर कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, मास अगर ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। एग्री करते हो ना आप? आगे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय स्पीड। क्या होता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ध्यान से देखना, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं लिख दूं कि एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आ रहा है नहीं आ रहा? एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है समझ में? तो ये जो एम वी आया ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड और मास एंड वेलोसिटी, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। समझ में आई बात सबको? ये जो मास और स्पीड का जो प्रोडक्ट आ रहा है, दैट प्रॉपर्टी, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम रिप्रेजेंट्स द मोशन पॉजेस बाय एनी बॉडी। कोई भी बॉडी, कितना मोशन है उस बॉडी के अंदर, ये जो फिजिकल क्वांटिटी बताती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मोमेंटम कहा जाता है। और मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहां किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना चाहता हो? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, मिल भी रहे होंगे, बुक्स है, दुनिया भर की चीजें आपके पास, पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लर्न करना है। हाँ लिखो भाई, अगर सही है तो ओके कर दो, ओके लिख दो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम ही डिफाइन करता है कि कोई बॉडी के पास कितना मोशन है, या कोई बॉडी कितना मोशन करेगी आगे जाके। ठीक है, मान लो बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? बोलो। जीरो होगा?
जीरो होगा ना, ठीक है। ओके ओके ठीक है, बस अब यही समझाना था। अब तो अब आप आगे नोट्स देख लो, आगे कुछ नहीं है। आगे जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के नोट्स बने हुए हैं, नोट्स देख लो आप। मोमेंटम क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मोशन अ बॉडी पॉजेस। बॉडी जितना मोशन पॉजेस करती है वो उसका मोमेंटम कहलाता है, या उसी को मोमेंटम से डिफाइन करते हैं। द मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इफ आई गिव यू, लेट अज्यूम m is a mass of a body in kilogram, v is a velocity of a body मीटर पर सेकेंड, ओके। देन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। याद तो फिर सब कुछ ही करना है आपको, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। सो फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज m इंटू वी। अब हम यूनिट निकालते हैं, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ एम वी। यही फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूले से निकाल लो। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास जो यूनिट आई, एसआई यूनिट आई मोमेंटम की, वो क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। Okay, so kilogram into meter upon second is a SI unit of momentum. Now let's see one more unit which frequently comes into your numerical. If you solve any problem related to numerical problem related to momentum, then this unit will also come frequently. Okay. Sorry. So multiply second, second को multiply कर लो यहाँ पर. Now this second and this second is second square. This second and this second become second square. So kilogram into meter upon second square. This is a unit of force. अगर आप में से स्टडी करा है आपने कुछ भी, तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसको कि अपन न्यूटन भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक और यूनिट आपकी निकल के आएगी मोमेंटम की, और वो यूनिट है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड आपको मोस्टली मिलेगा लिखा हुआ, और कहीं पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन सी इजीली। जहां पर आप फोर्स लगाओगे बॉडी उसी तरफ मोशन करेगी और उसी तरफ उसका मोमेंटम आएगा। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन फोर्स। दिख रहा है आपको? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन फोर्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। जिधर आप फोर्स लगाओगे उसी तरफ बॉडी जाएगी और वही उसके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है इधर से? इधर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, एनी वन ऑफ यू। अदरवाइज ओके कर दो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, ठीक है। ओके लिख दो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉ इज डिफाइंड। सो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि मोशन को कौन बताता है? मोमेंटम, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इजी है, द अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेस बाय अ बॉडी इज इट्स मोमेंटम, ठीक है भाई साहिल। बहुत सिंपल है। मोमेंटम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेस बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी के पास कितना मोशन है, पॉजेस करता है वो उसका मोमेंटम कहलाता है। समझ में आ गया? और मैथमेटिकली इसका आपको फॉर्मूला देना है, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट निकालनी है तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, तो उससे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। साहिल और चेतन मीणा, साहिल और चेतन, कुछ पूछना हो तो बताओ। मोमेंटम समझ में आया? ठीक है। द अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेस बाय अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेस बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम, ठीक है। और कैसे पता लगाओगे कितना मोमेंटम है किसी के पास? तो आप देख लो उसकी वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है। जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतना ज्यादा मोमेंटम में होगा। और मास तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के यहाँ बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? है ना? आगे देखो।
तो जो सेकंड लॉ होता है, आप देखो, आपने क्रिकेट की बॉल, अगर आपने क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट में आप क्रिकेट की बॉल को कैच करा है आपने कभी? तो क्रिकेटर्स को देखना, जब वो क्रिकेट बॉल कैच करते हैं तो अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं। मैं करवाऊंगा ये सारे एग्जांपल्स, पर आपने पूछ लिया है तो बता देता हूँ कि जो बॉल को कैच करने के लिए वो हाथ कैसे लाते हैं, पीछे की तरफ। तो ये होता है, ऐसा है कि जब बॉल मोशन में होती है तो वो मोमेंटम में होती है। अगर आप अपने हाथ को रिजिड रखोगे, रेस्ट में रखोगे, तो होगा क्या, सडनली उसका मोमेंटम चेंज होगा। और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ में, कि द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो होता क्या है कि उस बॉल बॉल आपके हाथ पे फोर्स लगाएगी, और आपके जो हैंड्स है वो बॉल पे फोर्स लगाएंगे, और बॉल क्या है, आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो अच्छे से कैच पकड़ने के लिए क्या करते हैं अपन, उसको हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मोमेंटम का ये। सो देर आर न्यूमेरियस एग्जाम्पल, देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम. So we will study all the mostly we will study all important examples, but first what we will do, we will study Newton's second law, and after Newton's second law we will study the impulse. And once we study the Newton's second law and impulse, then we will study the examples on the basis of Newton's second law. ठीक है, तब हम वहां पर जाके करेंगे, जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सेकंड लॉ होता है, द सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ जो होता है उसको लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अब जो मोशन है, मोशन तो मोमेंटम की वजह से आ रहा है, यानी मोशन को कौन बता रहा है, मोमेंटम बता रहा है। तो इसलिए जो सेकंड लॉ होता है, वो सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे। जो बॉडी का मोमेंटम है उस पर डिपेंड करता है सेकंड लॉ। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि होता क्या है सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ का, वो इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को आपको एज इट इज याद रखना है, जो स्टेटमेंट आपको बताए गए हैं। जैसे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और इसमें ध्यान देने वाली दो बातें हैं, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये पॉइंट है कि रेट का मतलब क्या होता है, तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरी चीज, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ये ध्यान रखना है, इसमें कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। यहाँ पर कौन सा फोर्स लिखा हुआ है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे बेस होता है। और फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है कि, फर्स्ट लॉ ने आपको क्या बताया था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो पहला जो लॉ होता है वो बताता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो दूसरा लॉ होता है वो करता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, या आप ये कह सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो क्या करता है, डिफाइन करता है फोर्स को। और सेकंड लॉ क्या करता है, सेकंड लॉ आपको डिटरमाइन करके देता है फोर्स, कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। फोर्स को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको कौन देता है, सेकंड लॉ देता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, फॉर्मूला निकालते हैं अपन के, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करोगे, तो आप यहाँ देख लो ध्यान से। आई कंसिडर अ बॉडी, देयर इज अ बॉडी एंड द मास ऑफ दिस बॉडी इज m। ध्यान से देखना, इस बॉडी का मास m है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रही है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर जो है वो स्मूथ है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है तो मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इनिशियली इसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम इसका है 0 सेकेंड। टी टाइम के बाद, टाइम हो गया टी सेकेंड, टी सेकेंड पे इसका मास m, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहूं इसका इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बोलो, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, mu। फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, mv, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, mv माइनस mu। समझ में आ रही है बात, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, mv माइनस mu। नाउ टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितने का है, t का, t माइनस 0।
तो t माइनस 0 मतलब टाइम इंटरवल कितना आ गया t। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम निकाला आपने mv माइनस mu डिवाइड बाय टाइम, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के। तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कितना है? F, ये रहा F। सो दिस F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइड बाय t। ठीक है, यहां से आप m को बाहर ले लो, m को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास? v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो आप इसकी जगह a रख दो तो आपके पास आ जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा k। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1। तो k की वैल्यू आप 1 रख दो तो आपके पास आ जाएगा f इजिकल टू ma। इस F इजिकल टू ma को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां तक आपको आज करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछो। ओके, कोई क्वेश्चन हो आपका F इजिकल टू ma तक तो बताओ क्वेश्चन। F इजिकल टू ma जो मैंने डिराइव करा है फॉर्मूला, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज ओके बोलो, और मंडे से हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बताओ। रीजॉइन नहीं करना आप लोगों को, ठीक है? हाँ बोलो, अनम्यूट कर दिया किसी को। अभी टाइम है, 1.5 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ करना हो क्वेश्चन तो बोलो। सर हाँ आप जल्दी बोलो। सर पहले भी अपन ने प्रपोर्शनल को हटाया था हाँ सर, एक बार पेज को। हाँ कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट लिखा हुआ है उधर देखो। हाँ सर, हाँ तो यहाँ पे m इज इक्वल तो कांस्टेंट है तो 1 आएगा। नहीं नहीं, हर तो जगह फिर 1 नहीं होता, हर जगह 1 नहीं होता, हर जगह कैलकुलेशन सेम नहीं है, इसकी कैलकुलेशन अलग है। ओनली इन दिस केस द वैल्यू इज 1, ओनली इन दिस केस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो अलग होती है, देखो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो 6.67 हाँ इंटू सर। 10⁻11 होती है, तो वो अलग अलग होती है, ठीक है ना? इस केस में इसकी वैल्यू 1 है, ओनली इन दिस केस। ओके, समझ में आ गई बात? सर तो इस केस में 1 क्यों है? विट ये सब ये जो कैलकुलेशन है, दीज आर एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटली दे कैलकुलेटेड दैट द वैल्यू ऑफ k इज 1। ठीक है, सिमिलरली जो कैपिटल G यस। आप निकालोगे उसमें भी ऐसा ही है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा 7-8 बजे करीब शाम को, तो आप लोग देख लेना, जो लोग इंटरेस्टेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक वीडियो करूंगा अपलोड। ठीक है।